नाज़रीन कराम, मुल्क के हालात तो रोज़ एक ही रहते हैं जी, एक ही जगह है, कुछ बदलता रहता है, झुकाव बदलता रहता है। कभी हम कहते हैं कि अदलिया में ये मामला हो रहा है, अदलिया किस तरफ जा रही है, चीफ जस्टिस अब रिटायर होने से पहले कुछ फ़ैसले करेंगे। पहले तो ख्याल था कि बड़े धुआंधार फैसले करेंगे, पता नहीं पूरे निज़ाम को तलपट करके रख देंगे। अब पता चला कि नहीं, वो भी एहतियात के साथ चलेंगे, अदालतें भी अपने एहतियात के साथ कुछ फैसले करेंगी, लेकिन फिर भी उनके पास नए मुकदमात भी आ गए हैं कि फ़लाँ चीज़ को कल नल एंड वाइट करार दिया जाए, फ़लाँ चीज़ को ये किया जाए, वो किया। एक अदालतों में हम जंग लड़ रहे हैं, एक मैदान में कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराया जाए। अच्छा, वकीलों की एक इज्तिमा ने यह कहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात न हुए तो हम तहरीक चलाएँगे। दूसरा जो उनकी बड़ी बॉडी है वो कहती हैं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इस सियासत में थोड़े पढ़ने वाले हैं। वो ज़माना और था जब तमाम वकील मुतहद होकर उन्होंने वकला की तहरीक चलाई थी। अच्छा, ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है हमारे पूरी तारीख़ में कि वकील यक ज़ुबान यकजान होकर एक तहरीक चलाते हैं। अब वो सूरत हाल नहीं है, वकला भी डिवाइड हैं पूरी कौम की तरह, पार्टीजन हुए हैं। आप वकील से बात करो, लगता नहीं कि वकील बोल रहा है, कानूनदान बोल रहा है, यही लगता है किसी पार्टी का तर्जमान बोल रहा है। ये सारी सूरत हाल हमारे सबके सामने है। दूसरी तरफ मुल्क की हालात जो हैं, ख़ास तौर पर हमारी मईशत के हालात, वो बहुत से सवालत उठाते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है डॉलर की कीमत कम हुई, क्यों कम हुई? इसलिए कम हुई कि ज़रा क्रैक डाउन हुआ है। भाई, ये कल नहीं पता था आपको कि इस मुल्क में डॉलर चोरी हो रहा है, बाहर जा रहा है, चोर बाजारी हो रही है? क्यों नहीं पता था आपको? चीनी की कीमतों में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, आपको नज़र नहीं आता था कि चीनी की कीमत क्या इस मुल्क में क्या कोई स्टेट है नाम की चीज़ है, कोई निज़ाम हुकूमत है, कोई नज़म है, कुछ है कि डंडे के बगैर ही हम मानेंगे नहीं? लोग ठीक कहते हैं कि इस मुल्क में कोई जमहूरियत वूरियत नहीं, डंडा पीर बिगड़े तिगड़े आदा, डंडा ही राज है और उसी के ज़रिए हम ठीक कर सकते हैं। मैंने कल परसों मिसाल दी थी कि रज़ा साहब पहलवी असल वाले बड़े जो थे, वो जब आए तो एक दिन पता चला कि शहर के तंदूर वालों ने हड़ताल कर दी, नान भाइयों ने, कि हम रोटी इतनी कीमत पर नहीं बेचेंगे। उन्होंने वो घोड़े पर सवार हुए, सन 25 में वो आए थे, 25-30 का वाक़या होगा, घोड़े पर सवार हुए, बाज़ार में आए, पहले तंदूर वाले को लेकर तंदूर में अंदर डाला और सारे शहर में अफवाह हो गई कि बादशाह का मूड पर बदला हुआ है और सारे तंदूर वालों ने रोटियां लगानी शुरू कर दी, उसी कीमत पर चुकी थी। क्या ये इलाज है हमारा? इतनी देर हमने जमहूरियत के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया है कि इस तरह चलेगा? अब लोग मिसालें देते हैं, हमें देते हैं, मलेशिया की मिसाल देते हैं, सिंगापुर की मिसाल देते हैं, वहाँ की जमहूरियत का हमें अंदाज़ा क्या है? कल मलाए और चीनी आपस में बात नहीं करते थे, फिर देखा कि वो सब एक हो गए। किस तरह हुए हैं? जिस तरह की जमहूरियत वहाँ है सबको मालूम है। अब आप चीन के मॉडल की मिसाल करनी शुरू कर दी, अब सऊदी अरब का जिक्र हो रहा है, ईरान का जिक्र हो रहा है, अब हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी का जिक्र बाद में करते हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आया था, इंग्लैंड में भी डेमोक्रेसी बाद में आई थी। अडल्ट फ्रेंचाइज तो 1900 कुछ में मिला था उनको, औरतों को वोट खा के, वरना उससे पहले वहाँ भी नहीं था। बहुत सी बातें होने लगी जो अजीबोगरीब है हमारे लिए। हमारी एक अलग तरह की स्ट्रगल है, लेकिन लगता है कि हमें अपनी मईशत को दुरुस्त करने के लिए भी फ़ौज की मदद दरकार है। एपेक्स कमेटी बनी है, आर्मी चीफ दरम्यान में बैठे हुए हैं। ये जो डंडा चला है ये फ़ौज साथ चला रही है। डॉलर जो बॉर्डर के पार जाता था, कौन बेचता था? पहले तो बात ये है, सवाल अलग हो गया, कौन बेचता था? अब जरा रुका तो डॉलर की कीमतें ठीक आ गई। चीनी ज़रा स्टोरों से बाहर आई है तो मामला और बदल गए हैं। कुंडा माफिया यहाँ जो बिजली चोर करते थे, उनको चंद को पकड़ा, कि चंद को ही पकड़ा है, ये कितने दिन चलेगा? क्या फिर वही निज़ाम वही हो जाएगा? क्या इस मुल्क को सुधारने का सिर्फ यही तरीका है? चंद दिन की को एक रिलीफ मिल जाए, फिर उसके बाद वही जो होता है हो जाए और वो ताकतवर तबके जो है अपना असर दिखाना शुरू कर दें? यहाँ सचमुच यही है कि एक बार कोई एक डंडा चल जाए और सब लोगों को ठीक करके निज़ाम को उसकी राह पे लगा दिया जाए, फिर निज़ाम आगे चले। मुझे नहीं पता, बड़े बड़े डेमोक्रेट्स मैंने देखा है वो इस तरह की बात करते हैं, इस तरह के सवाल उठाते हैं और बड़े टेक्निकल सवाल उठाते हैं। मेरे साथ अभी एक साहब कल बात कर रहे थे, हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, वर्ल्ड बैंक में रह चुके हैं, वो मुझे बहुत दुनिया की मिसालें देकर समझा रहे थे कि पाकिस्तान को अगर तरक्की करना है तो उन्हें ये बातें पहले, मसलन मैं भी ये कहा करता हूँ कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के नाम पर इस मुल्क में बड़े गुनाह सरजद हुए। मेरा मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी गलत है, मेरा मतलब ये नहीं कि ह्यूमन राइट्स गलत है, मेरा मतलब ये है कि इन लफ्ज़ों का शायद हमने गलत इस्तेमाल किया है, गलत फ़ायदा उठाया है, नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैंने ये एक अलग बात है, लेकिन ये मसला हम ये है कि आज देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या हमारी मईशत, हमारा निज़ाम अदल, हमारी गवर्नेंस, हमारी हर चीज़ को ठीक करने के लिए हमें फ़ौज के डंडे की ज़रूरत है। अगर इसी की ज़रूरत है
तो क्या आने वाले दिनों का नक्शा यही बताता है कि अभी इंतखाबात हमारे लिए कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, और अगर अहमियत नहीं रखते तो फिर आइन का क्या बनेगा, जमहूरियत का क्या बनेगा, हम किस तरह आगे बढ़ेंगे? सारे सवालात हैं जिस पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। मेरे साथ मुज़म्मिल सोहरवर्दी जी हैं, बड़े बेबाक तजिया नगार हैं हमारे। वसीम सिद्दीकी साहब हैं, बड़े साफ को बात करने वाले हमारे साथी, वो मौजूद हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर हुमा बकाई साहबा हैं, जो एकेडमिक बात भी करती हैं और प्रैक्टिकल बात भी करती हैं। उनको सारी सूरत हाल का पता भी होता है। एक अरसे से वो चैनल्स पर ही बात करती रही हैं और अपने तालिब इल्मों को पढ़ाती रही हैं, और उनको मालूम है कि सूरत हाल क्या है। मैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी से शुरू करता हूँ ताकि बात ज़रा खुल के सामने आए और मालूम हो कि जी मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, क्या नज़र आता है आपको इस मुल्क की सूरत हाल? जो मैंने एक नक्शा सा खींचने की कोशिश की है, ये तो एक अब्रप्ट सी बात है जो मुंह में आती है, हम कह देते हैं। और अगर ये नहीं कहूँगा कुछ और कहूँगा तो वो भी दुरुस्त होगा, अगर उससे हट के कुछ कहूँगा तो वो भी दुरुस्त होगा। ये क्या सूरत हाल है जिससे हम दो चाह रहे हैं? नहीं सर, कुछ भी सूरत हाल नहीं है। सूरत हाल ये है कि जो खराबी के जिम्मेदार थे उन्हें एहसास हो गया है कि मजीद खराबी वो नहीं कर सकते माशी तौर पे। अगर जो डॉलर की स्मगलिंग में जिनकी मुआवनत थी उन्हें एहसास हो गया है कि मजीद डॉलर की स्मगलिंग करेंगे तो पाकिस्तान की बका मुश्किल में है। जो बाकी जगहों पे, जिन जगहों पे बिजली की चोरी है ज्यादा और वो उसमें स्टेट की या गवर्नमेंट की मदद करने को तैयार नहीं थे, और हमें बताया जाता था कि जी वो देखें ना जी, फाटा के एरियाज में ऐसे बिजली के बिल वसूल नहीं किए जा सकते, बलूचिस्तान में नहीं किए जा सकते, आपको अंदरून सिंध की डायनेमिक्स का ख्याल नहीं है, वहाँ क्या है। तो वहाँ ने अब उन्हें एहसास हो गया है कि अगर मजीद पाकिस्तान ये फ्री बिजली नहीं दे सकता, ये फ्री फ्लोटिंग ऑफ द डॉलर नहीं कर सकता, तो अब उनकी अपनी बका का भी मसला है। क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो वो हैं, मैं और आप तो नहीं है। हमारा तो उनका अपना स्टेक दाव पे है। उन्हें समझ आ गई है कि अगर उन्होंने खुद भी कोई जिंदा रहना है और अपना स्टेक भी जिंदा रखना है तो उन्हें कुछ चीजें तो ठीक करनी पड़ेंगी। और वो अपनी बका के लिए, जिसमें मैं और आप अपनी बका भी देखते हैं, जिसमें हम पाकिस्तान की बका भी देखते हैं, उस बका के लिए उन्होंने कुछ नॉमिनल से, नॉर्मल से, मिनिमम से स्टेप्स लिए हैं। अब आप कहेंगे कि ये स्टेप्स पहले क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि पहले उनकी बका खतरे में नहीं थी, शायद मेरी और आपकी थी। तो अब उनकी बका भी खतरे में उनको नजर आई है। ये जो रेड सिग्नल्स हैं वो उनके लिए भी हैं, जो इकोनॉमिक डाउनफॉल है वो उनके लिए भी, अब उनको भी हर्ट कर रहा है, जो बाकी चीजें हैं वो उनको भी हर्ट कर रही हैं। तो जब उनको पेन महसूस हो गई है, तो यहाँ आप कह लें उनको पेन महसूस हो गई है, यहाँ वहाँ ऐसी नई लीडरशिप आ गई है जो जिसके वो फाइनेंशियल स्टेक्स नहीं है जो माजी की मिलिट्री लीडरशिप के इस हवाले से थे। क्योंकि ये सब बातें तो बाजवा साहब के साथ भी होती थी जब बिजनेसमैन मिलते थे, तब भी बाजवा साहब को भी बताया जाता था कि इस मुल्क स्मगलिंग इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है, डॉलर की जो स्मगलिंग है उसकी वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है। क्योंकि आप देखिए ना जी, मैं ये कहूँ कि डॉलर की फ्री फ्लोटिंग तो जनरल बाजवा के आने से ज्यादा तेज हुई, वरना हम 60 से 100 पे आए, 100 से 110 पे आए। राहील शरीफ के दौर में बड़ा स्लो सफर था और डॉलर कोई इस तरह गिरता नहीं था। ये जो इसने 100 से फिर 300 तक गया और 180 पे आया, फिर 200 पे गया, तो उसमें कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी ज्यादती हो रही थी मुल्क के साथ जो पहले नहीं हो रही थी। उसमें कहते हैं जी स्मगलिंग की बहुत ज्यादती हुई है पिछले 5-7 साल में, 6 साल में। ये कारोबार बहुत अरूज पे गया है और इसका अरूज जो है वो पाकिस्तान के सवाल का सबब बना है। और उस अरूज से किसने फायदा उठाया है, मैं वो सवाल करने की जरूरत ही नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ, मेरी क्या मजाल है मैं ये पूछ सकूं कि पिछले 6-8 साल में पाकिस्तान में जो स्मगलिंग हुई है उसका मेन बेनिफिशियरी कौन था। मेरे में हिम्मत नहीं है ये सवाल करने की, ना मुझे करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक वाज़े आ गई कि अब सारे स्टेक होल्डर्स को, और उनको भी जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, पता चल गया है कि मुल्क की बका और उनकी बका और सबकी बका इस बात में है कि इस जो नीचे जाता हुआ ट्रेंड है, जवाल का जो इंडिकेशन है, इसको रोका जाए। कैसे रोका जाए? ज़ाहिर है कि हैवी हैंड से रोका जा सकता है। नसीम सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे आप? सजाद मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने काफ़ी हद तक बड़ी बातों पे क्लैरिटी दी है। मकसद यही है कि जब आपके अपने ऊपर बात आती है, ये पाकिस्तान की मईशत पे बात आई है, ये जो अफवाज
पाकिस्तानी मईशत के साथ ही चलते हैं। अगर पाकिस्तान की मईशत खराब होगी तो डेफिनेटली उन पर भी असर होगा। और जिस तरह हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर हमें खतरात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमने पिछले दिनों में देखा भी है कि किस तरह दहशतगर्दी जो है वो उरूज पे आना शुरू हो गई है। देखिए मीर साहब, आप बड़े अरसे से सहाफत कर रहे हैं, मुजम्मल सोहरवर्दी ने बहुत सारे अखबार देखे हैं, डॉक्टर साहब ने देखे, हमने भी देखे हैं। ये लोग जो है ये आते हैं और चले जाते हैं। मतलब अगर आप वजीर आजम देख लें, सदूर देख लें, आर्मी चीफ देख लें, हमने इस मुल्क में ये चीजें होते हुए बहुत दफा देखे हैं। पहले तो यही सवाल आ जाता है कि अगर हमने अब बैरून मुल्क से कोई भी आ रहा होता है और कोई 4 परफ्यूम ज्यादा ले आता है, तो टेलीफोन ज्यादा ले आता है, कोई टॉफियां बच्चों के लिए ज्यादा ले आता है, तो वो तक कस्टम वाले जो है वो रोक लेते हैं। लेकिन जब देखा जाता है कि ईरानी तेल जो कि इस वक्त पाकिस्तानी मईशत में तकरीबन 25% इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरे के पूरे टैंकर किधर से आ जाते हैं, डॉलर किधर से स्मगलिंग हो जाती है, किसका कंट्रोल है बॉर्डर्स के ऊपर। बात वही है मीर साहब की जिस तरह आपने एक मिसाल दी, इसी तरह दूसरी जंग अजीम के बाद जब सर विंस्टन चर्चिल बरतानिया की सड़कों पे निकले तो उन्होंने देखा कि लोग तो डबल रोटी लेने के लिए लाइन में लगे हुए, तो उन्होंने कहा ये तो मुल्क के हालात बहुत खराब है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि हमारी जुडिशरी किस तरह काम कर रही है, तो उनको बताया गया कि जुडिशरी दिन रात काम कर रही है, लोगों को इंसाफ फराहम किया जा रहा है। अब हमारे मुल्क में ये होता है कि आप डंडे के जोर पे तो सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन आइन और कानून का एहतराम खत्म होता चला जा रहा है। वहां पे भी जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि पार्टिज्म आता चला जा रहा है, जो कि इस मुल्क के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। असल में तो इन चीजों को खत्म होना चाहिए। हमारे आप जैसे जो सहाफी हैं उनको चाहिए कि वो हक की बात करें, और फैसले जब तक सही नहीं होंगे और फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो आपको बताएं दुनिया में आपकी तो जग ईसाई होगी ना कि जिस मुल्क में सुप्रीम यानी कि ये इकदाम जो इकदाम हो रहे हैं ये आर्जी नहीं हो, अगर मुस्तकिल कोई इकदाम का इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे किसी निज़ाम पर, किसी तब्दीली का पर, तो फिर कुछ ऐसी बात हो सकती है जो एक देर रस हो और जिसके नताइज ऐसे हों जिसको हम समझ सकें कि हमारी कोई किस्मत बदली है या तब्दीली आई है। जी डॉक्टर हुमा बुकाई साहबा, आप क्या कहेंगी? इस सारा नक्शा मैंने 2 सहाफ़ियों से पहले आपको सुनवा दिया है कि वो कैसे फील करते हैं, क्या कह रहे हैं, और कोई तीसरा भी होता तो ये अल्फाज इस्तेमाल ना करता, कोई और अल्फाज इस्तेमाल करता, लेकिन आग तो हर जगह लगी हुई है। अच्छा, गुजारिश ये है कि हम पाकिस्तान जो है वो 76 साल का है, 76 ईयर्स, ठीक है जी। तो मैं आपको गिनवा देती हूँ, आप सबको याद आ जाएगा कि हमारे यहाँ जमहूरियत के साथ कैसी खिलवाड़ होती है। तो आपने बेसिक डेमोक्रेसी देखी, आपने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर देखा, आपने नॉन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखी, फिर आपने लोकल बॉडीज देखी मुशर्रफ साहब की, और अब आपने फिर एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी की कहानी सुनी पिछले कोई 2-2.5-3 सालों से। तो सवाल ये है कि जो हमारे करता धरता है उन्हें झुकना और आना तो पड़ता है जमहूरियत की तरफ, लेकिन ये खिलवाड़ पे ऑफ नहीं कर रही। मैंने आप ही की प्रोग्राम पे अगर आपको याद हो तो गुजारिश की थी कि जी अब तक हमारे इन तमाम एक्सपेरिमेंटेशन के बावजूद एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी, और वो ये था कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी जो जुडिशरी थी वो इस एक्सपेरिमेंटेशन में साथ दे देते थे। इम्प्लीमेंटर्स के तौर पे ब्यूरोक्रेसी साथ दे देती थी, नजरिया जरूरत जुडिशरी को बहुत पसंद था, तो गाड़ी चलती। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पर थोड़ा सा शिगाफ है, और अब जो कोशिश साजिश है, आपने बिल्कुल बजा कहा कि जब वक्त क्रॉस हुआ, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो आपने फौरी बेहतरी देखी। लेकिन फिर दुख ये है कि अगर ये बेहतरी इतनी आसान थी, अगर चीजें इतनी इजीली डुएबल थी, तो इस नहज तक पहुंचने की इजाजत क्यों दी गई? और उसका खमियाजा तो मेरे और आपके बवर्ची खानों में भुगता जा रहा है ना। ये इन लोगों की तो सेहत जिंदगियों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका बिजली का बिल 2 की जगह 2.5 लाख आएगा, इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसका 18 से 45 हजार पे बिल गया है ना, आप उससे पूछिए कि उसकी जिंदगी को क्या हुआ। मेरी तो एक ही गुजारिश है कि द बक हैज स्टॉप। ये कितने दिन के लिए ये सूरत हाल हुई है? दोबारा फिर कब हमारे फैसले करने वाले सकम करेंगे टू द चार्म ऑफ डेमोक्रेसी, और व्हेन दे सकम टू द चार्म ऑफ डेमोक्रेसी, फिर वो किस किस्म की जमहूरियत को लाने की कोशिश करेंगे, और फिर
क्या उसकी कीमत एक बार फिर इस मुल्क की आवाम देगी? क्योंकि इन तमाम तजर्बों की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो हमने दी है। दूसरी मैं आपसे बहुत मौजूद प्लीज एक बस लफ्ज और कहना चाहती हूँ। देखिए जी, हम हाथ जोड़कर इस रिसाइकलिंग ऑफ लीडरशिप से तंग आ गए। कोई इंडिजिनस लीडरशिप, पाकिस्तान इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कोई इंडिजिनस यंग लीडरशिप खानदानों के शिकंजे से बाहर सामने आने दो, वही शायद वे फॉरवर्ड। शिकंजों में फंसी हुई बैगेज वाली लीडरशिप, जिसको वही करना है जो पिछलों ने किया है, या उनके गुनाह माफ करवाने हैं, या एक दूसरे के गुनाह बख्शवाने हैं अपनी सियासी बका के लिए, पाकिस्तान की इस हवाले से बस हो गई। ठीक बात, ठीक। ये रिसाइकलिंग जो की बात इस्तेमाल किया लफ्ज़, बहुत मानी खेज है जी। हमने जमहूरियत को पता नहीं, वही लीडरशिप आती रहती है, उनके बच्चे आ जाते हैं, उनके ख़ानदान के दूसरे लोग आ जाते हैं, उसी तरह का कल्चर, उसी तरह का अंदाज, चाहे उस पार्टी में हो चाहे उस पार्टी में हो, वही मुल्क में चलता है। इससे बचने का क्या इरादा है? पार्टियाँ मजबूत हों, पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी हो, और पार्टियों के अंदर इतनी कुव्वत हो कि अपनी क़यादत का इंतखाब वो खुद कर सकें, किसी एक ख़ानदान की वो ताबे ना हो। ख़ानदान छोड़ दीजिए, किसी एक ग्रुप की ताबे ना हो, किसी एक बरादरी की ताबे ना हो। ये जो ग्रुप बने होते हैं, क्लस्टर बने होते हैं, जगह जगह बने होते हैं, कुछ इलाकों में बने होते हैं, उनकी बजाय अगर अफराद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की ताकत के ज़ोर पर आगे आएँ और उस ताकत के ज़ोर पर कुछ फ़ैसले हों, तो शायद इस मुल्क का मुकद्दर बदल सके। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाज़िर होते हैं। ये नाज़रीन कराम, असल में देखें, दुख दर्द तो सबके सांझे हैं जी। बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ लगता है, लेकिन दुख लगता है सबका एक जैसा है। वही बात यही है कि हुमा बकाई साहबा ने जैसे कहा कि अगर मेरा बिल 18,000 आता था, आज 45,000 आता है, तो एक छोटा मसला नहीं है। और जिस आदमी की तनख्वाह 30,000 है, अगर उसे 18,000 बिल देना पड़ता है, तो उसका तो पूरी ज़िंदगी तलपट होकर रह गई। वो कहता है मैं बिल दूँ या अब रोटी खाऊँ। रोटी खाने को लोग तरस गए थे, आटा इतना महंगा हो गया था, चीनी हमने स्मगल कर दी, आटा हमने स्मगल कर दिया, खाद जिससे ये चीज़ें सस्ती होनी थी वो हम स्मगल करते हैं, उसको सब्सिडी देते हैं और स्मगल कर देते हैं। अब सुना है हम उसको रोक रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा हो। अगर ये सारी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि लोग इतने तंग आ गए थे, अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं, यहाँ कुछ हो रहा है मुल्क में, कुछ एपेक्स कमेटियाँ भी बनी हुई हैं, वो कहती हैं पैसे भी आ रहे हैं जी, पता नहीं $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, सचमुच आ रही है। अगर आ रही है तो ये सिस्टम कौन चलाएगा, कौन इसको लुक आफ्टर करेगा? और अगर इस तरह ही लुक आफ्टर किया जाता रहा एपेक्स कमेटियों के थ्रू, तो क्या ये सिस्टम आगे चल पाएगा और नताइज दे सकेगा? क्यों मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, क्या कहेंगे आप इसे? देखिए, नसीम सिद्दीकी साहब ने भी बात की कि जी वो विंस्टन चर्चिल सड़कों पर निकले, उन्होंने पूछा अदलिया ठीक काम कर रही है, तो कितना शानदार काम कर रही है हमारी अदलिया के। लाहौर हाई कोर्ट के 12 जजों ने जो है वो 12-12 साल के बिला सूद कर्जे हुकूमत से ग्रांट की सूरत में लिए। इतना शानदार कोई दुनिया की कोई अदलिया अगर कर रही है काम, तो मुझे उसका नाम बताया जाए। कि जब पाकिस्तान की माशी हालत ऐसी है कि हम कह रहे हैं कि हम वेंटिलेटर पे हैं, हम बैंक करप्ट हो गए हैं, हमारे बिजली के बिल काबू में नहीं है, तो हमारे जो इंसाफ के अलंबरदार हैं, जो जज की कुर्सी पर बैठते हैं, उन्हें बिला सूद करके चाहिए 12-12 साल के, करोड़ों रुपए के, ताकि वो घर बना सकें। कितने वो गरीब लोग हैं, 10-10 लाख रुपए उनकी तनख्वाहें हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बिला सूद कर देते हैं। इस मुल्क में आप सिविल हुकूमतों को गालियां निकालते हैं, आप कहते हैं हमें ये सियासतदान लेकर डूब गए। सिविल गवर्नमेंट ने 90 रुपए चीनी की कीमत मुकर्रर की, इस मुल्क की अदलिया ने स्टे दे दिया शुगर मिलों को। मतलब हुकूमत क्या करे उसके जवाब में? वो स्टे के नतीजे में आज 190 रुपए की हो गई। कोई जज साहब को पूछे कि जब शुगर मिल मालकान आपके पास स्टे लेने आए, तो आपने 90 रुपए की चीनी पर स्टे देके कहा कि कीमत जो है वो मिल मालकान मुकर्रर करेंगे, तो उन्होंने 190 रुपए कर दिए। ये बाकी जो अरबों रुपया मेरी और आपकी जेब से गया, वो जज साहब से लें या शुगर मिल मालकान से लें? ये 12 सितंबर को मुकर्रर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके खिलाफ अपील। कोई सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा कि आपने 1 साल ये अपील मुकर्रर ही क्यों नहीं की, ताकि शुगर मिल मालकान जो है वो अदलिया के साथ मिलकर इस मुल्क में चीनी का खिलवाड़ करते रहे? क्योंकि हुकूमत ने तो 90 रुपए कीमत मुकर्रर कर दी।
ये तो इस मुल्क की अदलिया ने कहा ना कि हुकूमत कौन होती है चीनी की कीमत मुकर्रर करने वाली। तो फिर मुझे बता दें मैं इस अदलिया के बारे में आपके साथ क्या गुफ्तगू करूं। तौहीन अदालत से बचता बचाता, जेल जाने से डरता डरता क्या गुफ्तगू कर लूं आपसे इस अदलिया के बारे में। ये चीनी की पे आप मुझसे कर लें कि जिन जज साहब ने स्टे दिया 90 रुपए की कीमत पर और अब उन्होंने बिलासूद कर्जा भी ले लिया है, मैं उन जज साहब की सुबह अदालत में जाकर सलूट किया करूं, सलाम किया करूं या क्या कर लूं, मुझे बता दें आप। क्या करूं मैं इस मुल्क की अदलिया का। मुझे तो मेरा मतलब है, मैंने तो जब भी सिविल गवर्नमेंट को काम करते देखा है, मुझे नजर आया है कि अदलिया जो है वो सबसे पहले माफियाज के लिए आके खड़ी हो जाती है। हमने कहा जिनका प्रॉफिट 1 अरब रुपए से ज्यादा है इस मुल्क में, उन पर एक सुपर टैक्स लगा दिया जाए। यार वो अरबों रुपया मुनाफा कमा रहे हैं और प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं, मुल्क की हालत खराब है, उन पर टैक्स लगा देते हैं, सुपर टैक्स लगा देते हैं ताकि वहां से पैसा आ जाए और गरीब पे टैक्स ना लग सके। इस मुल्क की अदालतों ने कहा आप कौन होते हैं अमीरों पर सुपर टैक्स लगाने वाले, वो मुनाफा कमा रहे हैं, उनका हक है, उनकी हिम्मत है, ये हुकूमत कौन होती है उस पर। ये कहे ना मुझे लंदन में किसी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हो तो वहाँ क्राउन कोर्ट उस टैक्स को खत्म कर सकती है। मुझे बता दें अमेरिका में टैक्स लगाया हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका जो है खत्म कर सकता है। रेकोडिक का मसला है जी, हमारी स्टील मिल का मसला है जी, और किस अदलिया की और क्या अदलिया की बहाली और क्या अदलिया के फैसलों की तौकीर की मेरे साथ आप और आम आदमी बात करेगा। एक सियासी जमात की सहूलतकारी की तौकीर के लिए जो फैसले हैं उनकी तौकीरी और बेतौकीरी की बहस से जरा बाहर निकल कर ना तो आम आदमी के लिए बात कर लें कि चीनी के लिए क्या किया है इस मुल्क की अदलिया ने, दूसरे माफियाज की कैसे कितने अरबों रुपए के टैक्स के मुकदमात में इस मुल्क की अदलिया ने स्टे दिए हुए हैं। ठीक बात, ठीक है, FBI नोटिस देती है, वो स्टे देती है, बात आगे स्टे देती है ये इस मुल्क की अदलिया, मुझे तो स्टे नहीं देती। ठीक बात है जी। नसीम सिद्दीकी साहब आप क्या कहेंगे। मुजम्मल सोबरी साहब तो बहुत गर्म है और हर आदमी गर्म है आजकल जी, हर आदमी तपा हुआ है, कुछ जब्त कर रहा है, कुछ जब्त नहीं हो रहा। बात ठीक है मुजम्मल सोबरी की, मैं सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। बात यह है कि जिस तरह जो फैसले इन्होंने बताए हैं, स्टे ऑर्डर ने तो इस मुल्क को तबाह करके रख दिया है। सिर्फ ये माफियाज के स्टे ऑर्डर नहीं है, जो कमजोर आदमी कोई भी काम लेके जाता है, मेरे घर के ऊपर कब्जा हो जाता है और अगला ताकतवर है वो उस पर स्टे ऑर्डर ले लेता है। तो मेरा भी कहने का यही मकसद था कि इस मुल्क के अंदर अदलिया जो है उसके जो कारनामे आप देख लें, अगर सियासी तौर पे भी देख लें, उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को आउटस्टेट किया था, उसके बाद अब दूसरी पार्टी की तरफ रुख हो गया। एंड में रिजल्ट क्या निकलता है कि कोई भी कसूरवार ठहराया नहीं जाता और वो दूध का धुला हुआ बन के बाहर निकल जाता है। अरबों खरबों की जो करप्शन कर रहे हैं उनको जो है वो बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं और जिनके पास 5000 जमानत के लिए रुपए नहीं है वो सालों जो है जेलों में सड़ते रहते हैं। तो जिस तरह आपने पहले बात की थी, आपने जिस तरह पहले भी इंट्रो दिया था कि इन चीजों के अंदर जो है वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मुशर्रफ साहब भी आए थे अपनी तरफ से, उन्होंने आके बड़ी सख्ती की चीजों के ऊपर और उसके बाद जिस तरह उन्होंने सियासतदानों को एनआरओ दिया, करप्शन करने वालों को एनआरओ दिया, वो फिर मुल्क में वापस आ गए, उन्होंने फिर मुल्क को लूटा और फिर दोबारा वो लंदन जाके बैठ गए, स्विट्जरलैंड जाके बैठ गए, दुबई जाके बैठ गए। तो अगर इस वक्त हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह उनके दिल में दर्द है पाकिस्तान का, तो उन्हें अक्रॉस द बोर्ड जो है वो तमाम चीजें देखनी चाहिए, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह नैब के कानून अपनी मर्जी के हिसाब से असेंबली में डिसॉल्व किए गए, इनको भी नहीं जाना चाहिए और जिसने भी करप्शन की है उनको उसी तंदूर वाले की तरह अगर आप 2 माफियाज के चीफ को टांगे, 2 सियासतदानों को टांगे या जिसने भी करप्शन की है उनको आप जब तक इबरत का निशान नहीं बनाएंगे इस मुल्क के अंदर हालात चेंज नहीं होगा। हमने बहुत दफा उसके ऊपर जियाउल हक ने ये काम किया था कि पप्पू के केस में एक आदमी को सरेआम फांसी दे दी थी, बाद में तो कोर्ट बीच में आ गए और उसका नतीजा निकला कि वो अगवा जो थे बच्चों के साथ वो मामला खत्म, उसी दिन ख़त्म हो गए थे। शायद हम इसी तरह समझते हैं, इस तरह सोचते हैं, जमहूरियत की बात तो करते हैं लेकिन बात जमहूरियत की समझते नहीं है। कानून की हुक्मरानी की बात तो करते हैं लेकिन कानून की हुक्मरानी भी हमें समझ नहीं आती। सिविल लिबर्टीज़ तो बात तो करते हैं लेकिन सिविल लिबर्टी से हम शायद मुल्क चला नहीं पाते, क्या होता है क्या नहीं होता है। जी डॉक्टर हुमा बकाई साहब क्या कहेंगी आप इस सारी रोने धोने के सिलसिले में, आपको क्या क्या महसूस होता है? मुझे तो जावेद साहब में मायूसी है बहुत। हमारा ख्याल था कि चलिए कि ये सो कॉल्ड नो कॉन्फिडेंस मूव हो गया, चलिए जमहूरी कुव्वतें ये चाहती थी वो हो गया, फिर कोई 16 महीने का सर्कस जारी रहा। अब आज हमें पता चल रहा है कि उसमें अरबों रुपए तो
5 करोड़ की घड़ी जस्टिफाई करने के लिए अरबों रुपया मीडिया को दे दिया गया, आज उसके बारे में कोई सवाल नहीं है। फिर ये मतलब मैं बाखुदा किसी की फेवर यहाँ नहीं कर रही, मैं आप यकीन करें मैं इतनी डिसग्रंटल्ड हूँ विद 23 मिलियन चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आउट ऑफ स्कूल। मैं कहती हूँ भाड़ में जाएंगे पाकिस्तान, हया आनी चाहिए इनको। ये हमारा मुस्तकबिल, क्या हमारी जनरेशन का मुस्तकबिल गिरवी कर चुके और इनके पेट नहीं भरते, इनके पेट नहीं भरते। मैं मायूस हूँ और मुझे लगता है कि अब मेरे बच्चे मायूस हैं क्योंकि वो ये मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। तो मेरे पास आपके सवाल का और इस बहस का बाखुदा कोई जवाब नहीं है। यहाँ मुजम्मिल साहब बैठे हैं कि बड़े उनका अल्फाज में आर्टिकुलेट करके हमारे मसाइल पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या इन मसाइल का कोई हल है? और जिनके लिए आप हल की तरफ देख रहे हैं और आज डॉलर कम होने पर और चीनी कम होने पर तालियां बजा रहे हैं, मुझे ये बताइए कि क्या फिर ये एक बार फिर किसी की सियासी बका का हिस्सा है या ये पाकिस्तान की बका के लिए किया जा रहा है? ये अगर किसी सवाल का जवाब आपके हाजरीन के पास है तो मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि मेरे पास नहीं है। ठीक बात। नाज़रीन साहब एक वक्फा और लेते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं, सिर्फ इस बात पे फोकस करने की कोशिश करते हैं कि सारी बातें जो तज्जिया हमने की है वो तो दुरुस्त हैं, और एंगल इधर लगा लो उधर लगा लो कि जी हमारे वो दायरे काम नहीं कर रहे, हमारे ये दायरे काम नहीं कर रहे, हमारे सियासतदान काम नहीं कर रहे, हमारे गैर सियासी लोग काम नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह, ये सब बातें दुरुस्त हैं। आगे की वे फॉरवर्ड क्या है? कोई रास्ता नज़र आता है? कोई रास्ता नज़र आता है? बचाव का कोई रास्ता, कोई तरीका, कोई सूरत हाल? एक वक्फे के बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन कराम, जैसा कि मैंने कहा कि भाई इसे वे फॉरवर्ड करते हैं वो रास्ता। मुजम्मिल सोबरी साहब, आपने बड़ी अच्छा माशाल्लाह तज़िया किया सारी सूरत हाल का, हमारे दुख दर्द बयान किए, आप उनको ज़बान दीजिए। हर आदमी का इस तरह तासुर है, आप उस पर जोर दे रहे होंगे, कोई दूसरी चीज़ पर जोर दे रहा है, कोई कह रहा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने तबाही मचा दी, कोई कहता है हमारी अदलिया ने कर दी, सब ठीक कह रहे हैं। कोई कहता है ये हमारी पार्लियामेंट ने फैसला नहीं कर पाई, कोई कहता है जी उन्होंने टैक्स नहीं लगाने दिए, सारे लुटेरे हैं, वगैरह वगैरह। आप बताइए इस मरहले पर जहाँ हम खड़े हैं, इस लम्हे मौजूद में, इससे आगे जाने के लिए कोई रास्ता नज़र आता है? और जो रास्ता अपनाया जा रहा है इससे कोई फ़ायदा होता दिखाई देता है आपको? पाकिस्तान का, अगर आपने पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और यहाँ को निज़ाम हुकूमत बनाना है तो जो इदारे जमहूरियत के मतहत नहीं है उन्हें जमहूरियत के मतहत आना पड़ेगा। हमें सियासतदानों को गालियाँ निकालनी बंद करनी पड़ेंगी और ये बताना पड़ेगा कि यहाँ कुछ इदारे एहतसाब से मुबर्रा हैं, वो निज़ाम हुकूमत से मुबर्रा हैं, वो किसी निज़ाम हुकूमत के मतहत नहीं है। वो चाहे हम स्मगलिंग ले लें, चाहे शुगर की कीमत ले लें, चाहे आटे की ले लें, हमें कहीं ना कहीं वो इदारे रास्ते में रुकावट नजर आते हैं जो किसी निज़ाम हुकूमत, किसी का हुकूमत के मतहत नहीं है। और वो अपने नंबर बनाने के लिए तो जरूर कोई काम करते हैं लोगों की आंखों के सामने धूल झोंकने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए की तरक्की की राह में मैं उनकी, चूंकि वो हमारे हुकूमत के मतहत नहीं है, सियासतदानों के मतहत नहीं है, लिहाजा वो मसाइल का सबब है, मसाइल का हल नहीं है। हम उनकी तरफ मसाइल के हल के तौर पे ना देखें, हम उनकी तरफ मसले के तौर पे देखें। दे आर नॉट अ सोल्यूशन, दे आर अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। उनको सोल्यूशन बनाने के लिए उन्हें क्या करें, क्या पॉलिटिशियन, सियासतदानों को गालियां निकालनी बंद करें, उनको मजबूत करें, बंद करते हैं जरिए इस मुल्क के रास्ते चूंकि हम उनको कुछ कह नहीं सकते जो जिम्मेदार हैं, तो ये बेचारे सियासतदान तो पंचिंग बैग हैं, चाहे मरूसियत के नाम पर, चाहे करप्शन के नाम पर, चाहे किसी नाम पर आप इनको गालियां निकाल लें। दे आर अ सॉफ्ट पंचिंग बैग फॉर सजाद मीर, फॉर डॉक्टर उमा बकाई, फॉर नसीम सिद्दीकी। लेकिन मैं समझता हूं कि असल में जो निज़ाम हुकूमत और जमहूरियत है, हमें इनको ताकतवर करना है। ये आवाम को जवाब दें, इनका हम 5 साल बाद एहतसाब कर सकते हैं, उनका हम कभी भी नहीं कर सकते। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये बात ये मुजम्मिल सोबरी साहब करप्शन भी करेंगे तो 5 साल के लिए बाद मेरी अदालत में आएंगे, मैं अपने वोट की ताकत से इन्हें फांसी दे दूंगा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये कि हर 5-5 साल के बाद लोग हमें डॉज देके चले जाते हैं, हम उनका भी कुछ नहीं कर सकते। सब सियासतदान यहाँ मौजूद हैं, हम उनका भी कुछ नहीं कर सकते। मीर साहब ये बात ना करें, मीर साहब यहाँ जी डॉक्टर हुमा बकाई साहब कुछ कहना चाह रही हैं, एक मिनट बात मुकम्मल कर लेने दें। जी फरमाइए। सियासतदानों को आपने फांसियां लगाई हैं
उनके बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, जिनको ताहयात नाहल किया है उनके बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, जिनको आपने जेलों में बंद किया है वो भी यहाँ मौजूद हैं। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि कितने जर्नैल और कितने जजेस के बच्चे यहाँ मौजूद हैं? चलें ठीक है, जो असल खराबी का जर है, चलें ठीक है, यहाँ मौजूद है, कोई पाकिस्तान से भागा नहीं है। ठीक है जी। डॉक्टर हुमा बकाई साहब, आप कुछ कहना चाह रही थी? क्योंकि मैं जो वो बात कह रही हूँ वो बिल्कुल बजा है। हमारे यहाँ कुछ इदारे और कुछ सियासतदान भी एहतसाब से मुबर्रा हैं। मैंने जो रिसाइकलिंग ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप की बात की थी वो इसी बात पे की थी। आपने बीबी शहीद के साथ जो किया, भुट्टो का जुडिशियल मर्डर किया, ये इन बातों की तलाशी नहीं है। आपने नवाज शरीफ साहब के साथ भी सियासत की, कुछ सब चार्जेस पे अटक जेल में पड़ा हुआ है। हमारे पास इन सवालात के जवाब नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है कि सियासतदानों को तो फिर भी कुछ थोड़ी बहुत पकड़ धकड़ हो जाती है, बहुत सारे अदलिया की कोई पकड़ धकड़ नहीं है। यहाँ पे समोसे पे सुमोटो नोटिस लेने वाले, कोई डैम फंड अल्लाह जाने क्या वो क्रिएट हुआ था, अगर आपको याद हो। कहाँ मुझे बताइए पब्लिक फंडिंग से डैम क्रिएट होते हैं, वो बना। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनका कोई एहतिसाब नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सजाद मीर साहब, हमने सोचा था कि हम इस प्रोग्राम के हिस्से में हल की तरफ आएंगे। ठीक, मैं उस हल को आपको पता है कहाँ देखती हूँ? मैं समझती हूँ कि ये जो हमारी बहुत इस वक्त भी इन तमाम तार मसाइल से पाकिस्तान से फैज उठाने वाली एक कम्युनिटी है जिसका नाम है हमारी बिजनेस कम्युनिटी। इस बिजनेस कम्युनिटी को चीफ के साथ बैठकर गुफ्तगू करने पर खुश नहीं होना चाहिए, ना इस बात पर खुश होना चाहिए कि इन्हें मीटिंग्स के लिए बुलाया गया। क्योंकि मुझे बताइए कि कौन सा चीज था जिसने इनको नहीं बुलाया? क्या मुशर्रफ साहब ने नहीं बुलाया? क्या बाजवा साहब ने नहीं बुलाया? और अलावा इसके कि इन्होंने अपने नाम फहरिस्तों में गिनवाए कि हम उन 11, 14, 15, 18 नामों में थे जिनको इतनी इज्जत मिली कि चीफ ने उनको बुला के उनसे बात की। उसके अलावा इन्होंने क्या किया? बिजनेस कम्युनिटी सबसे ताकतवर कम्युनिटी है पाकिस्तान की, और वो कम्युनिटी है जिसको अपना रोल प्ले करना चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर को अपना रोल प्ले करना चाहिए। क्या ये सिर्फ तस्वीरें खिंचाने और मुनाफा कमाने के लिए इसी टूटे फूटे मुल्क से आज भी इनसे किसके मुनाफे में कमी आई है? मुझे टेक्सटाइल वाले बता दें, शुगर वाले बता दें। ये हिस्सेदार है इस क्रिमिनलिटी में। और अगर ये खड़े हो जाएं तो ना सियासतदान कुछ कर सकते हैं, ना माजरत के साथ एस्टैब्लिशमेंट को भी। मैंने कराची में एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटते देखा है इनकी रिक्वेस्ट। ठीक बात जी। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके लास्ट वर्ड्स क्या हैं जी? अमीर साहब, ये देखें कि इस मुल्क के अंदर चीनी की स्मगलिंग कौन करता है, आटे की स्मगलिंग कौन करता है, बाकी अजनास की जखीरा अंदोजी कौन करता है, डॉलर की स्मगलिंग कौन करता है। मैं आप मुजम्मल सरवर्दी या डॉक्टर साहिबा तो नहीं करते ना, ये तमाम बड़े बिजनेसमैन है जो करोड़पति अरबपति यही करते हैं ना। इनके साथ मीटिंग करने के बजाय तो इनको जब तक आप निशाने इबरत नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। पाकिस्तान में जो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट और एक जो अपनी हमारी हुकूमत होती है, इनका ट्राइका बना हुआ है। ये सब एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। अभी जिस तरह मुजम्मिल सरवर्दी ने एक चीज की तरफ निशानदेही की कि उनको बिलासूद कर्जे मिल रहे, तो वो बिल किसने पास किया है? वो तो हुकूमत ने पास किया है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी उन्होंने चीनी के मामले में स्टे ऑर्डर दे दिया। जब आपकी मर्जी होती है तो एक डिप्टी कमिश्नर जो है वो अदलिया के जो अपना फैसला दिया होता है उसकी धज्जियां उड़ा देता है। तो आप फिर ऐसी बातें क्यों उनकी मानते हैं जिससे पाकिस्तानी कौम को नुकसान होता है? डॉक्टर साहब ने तो 45,000 बिल की बात की। मेरे घर का तो 2.25 लाख रुपया बिल आया, जिस तरह मैंने कोई शुगर मिल अपने घर के अंदर लगाई हुई है। तो बात यह कि ये जब तक एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और इनके ट्राइका नहीं टूटेगा और इस मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, मैं फिर बार बार कहता हूँ कि जब तक इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा इस मुल्क में कुछ होने वाला नहीं है। हम इन चीजों से पाकिस्तान को तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकते जब तक कि हमारी अपनी एक्सपोर्ट्स ना बढ़ जाए। हमारी टैक्स कलेक्शन, तो हैरान को बात यह है कि जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो सैलरीड पेशा जो लोग हैं उनकी ज्यादा हो गई है, और दूसरी तरफ जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी टैक्स कलेक्शन कम है। तो ये जब तक ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे जिससे दुनिया की मईशत काम करती है, तो ये छोटे मोटे स्टेप्स लेने से कि स्मगलिंग रोक ली, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो जरूर आएगा, लेकिन हमें बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत है। और पाकिस्तान तबाही के दहाने पे मौजूद है। हम सबको फिक्र, उनको फिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? जो करता धरता है। और इस वक्त अगर आर्मी चीफ साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं को कामयाब करे और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन। नाज़रीन किराम, तो आपने देखा, सुना, बात सुनी कि हर एंगल पर हमने गुफ्तगू की।
हमारे पॉइंट ऑफ व्यू एक तरह से मुख्तलिफ भी थे, लेकिन एक बात तय है कि सबके अंदर एक आग लगी हुई है। हम कहते हैं, हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हम बड़े मुश्किल हालात में गिरे हुए हैं। हम इस बात का भी एतराफ़ करते हैं कि शायद कोई ऐसा अदारा नहीं है जो हमारी इस तबाही का सबब नहीं है। और मेरा ख्याल में मुझे फ़्रांस के मशहूर फ़लसफ़ी जां पॉल सार्तर का ये फ़िक्रा दोहराना चाहिए, अगरचे कॉन्टेक्स्ट तनाजुर वो नहीं है जो उसका था, लेकिन दोहराई देता हूँ कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। जब तक हम ये तस्लीम नहीं करेंगे मामला नहीं सुधरने वाले। अदलिया ज़िम्मेदार है, फ़ौज ज़िम्मेदार है, सियासतदान ज़िम्मेदार है, अवाम ज़िम्मेदार हैं, ताजर ज़िम्मेदार हैं, नहीं, मैं ज़िम्मेदार हूँ। हर आदमी जब ये एहसास कर लेगा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।